ढाका की एक शांत रात थी। बांग्लादेश बैंक की विशाल इमारत अपनी ही खामोशी में डूबी हुई थी। बाहर सड़क पर कुछ गाड़ियों की हल्की आहट और अंदर घड़ियों की टिक टिक। किसी को जरा भी अंदाजा नहीं था कि दुनिया के इतिहास का सबसे बड़ा डिजिटल रॉबरी शुरू होने वाला है। कंप्यूटर स्क्रीन पर अचानक एक्टिविटी बढ़ने लगी। सिस्टम में अजीब कमांड्स दिखाई देने लगी। किसी ने बैंक के अंदर बैठे ऑपरेटर्स की जगह ले ली थी, लेकिन वो ऑपरेटर ढाका में नहीं था। हजारों किलोमीटर दूर एक साइबर ग्रुप अपने मिशन को एग्जीक्यूट कर रहा था। प्लान साफ था, करीब $1 बिलियन यानी लगभग 7,000 करोड़ रुपए एक ही रात में गायब करने का। इतना पैसा कि पूरा एक देश का बजट हिल जाए। लेकिन यह कोई गन पॉइंट रॉबरी नहीं थी। यहां हथियार थे, कीबोर्ड्स, कोड्स और इंटरनेट की इनविजिबल दुनिया। सब कुछ इतनी सफाई से किया जा रहा था कि अगर किस्मत ने बीच में रोड़ा न अटकाया होता तो शायद यह कहानी दुनिया का सबसे सफल बैंक हाइस्ट बन जाती। लेकिन एक छोटी सी स्पेलिंग मिस्टेक ने इस पूरी ऑपरेशन को एक्सपोज कर दिया। कहानी शुरू होती है बांग्लादेश की राजधानी ढाका से। एक पुरानी इमारत, बांग्लादेश बैंक। यही देश का केंद्रीय बैंक है, जिसे पूरे राष्ट्र की अर्थव्यवस्था की धड़कन कहा जाता है। यहां से देश का फॉरेन रिजर्व यानी विदेशी मुद्रा का खजाना नियंत्रित होता है। लेकिन असली खेल वहीं से शुरू हुआ जहां से पूरी दुनिया के बैंक जुड़े होते हैं। स्विफ्ट नामक एक ग्लोबल सिस्टम। स्विफ्ट पूरा नाम सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। सुनने में कितना टेक्निकल लगता है ना, लेकिन इसकी असलियत सरल है। यही वो इनविजिबल नेटवर्क है जिसके जरिए दुनिया का हर बड़ा बैंक पैसे भेजता और मंगवाता है। अगर कोई टोक्यो से न्यूयॉर्क तक $1 अरब ट्रांसफर करना चाहे तो ये ऑर्डर स्विफ्ट सिस्टम से होकर ही जाएगा। यानी यह ग्लोबल बैंकिंग का नर्वस सिस्टम है। बांग्लादेश बैंक के पास भी इसी सिस्टम का एक्सेस था। सेंट्रल बैंक के एम्प्लॉइज रोज इसी नेटवर्क से ट्रांजैक्शन अप्रूव करते थे। लेकिन किसी ने सोचा भी नहीं था कि इसी नेटवर्क में छुपकर कोई हैकर घुस आएगा और सिस्टम के रूल्स को तोड़कर उसे अपने फेवर में ट्विस्ट कर देगा। उस दौर में बांग्लादेश बैंक का साइबर सिक्योरिटी सेटअप काफी कमजोर था। इमेजिन कीजिए, नेशनल रिजर्व को कंट्रोल करने वाले कंप्यूटर्स पर न तो मॉडर्न फायरवॉल्स थे, न अपडेटेड एंटीवायरस। यहां तक कि कंप्यूटर्स इंटरनेट से सीधे कनेक्ट रहते थे, यानी एक्सटर्नल अटैक के लिए रास्ता हमेशा खुला। जो बातें डेवलप्ड कंट्रीज के सेंट्रल बैंक्स के लिए बेसिक थीं, वो यहां मिसिंग थीं। और यही कमी बनी हैकर्स के लिए सबसे बड़ा दरवाजा। लेकिन एक और दिलचस्प बात, बांग्लादेश बैंक के रिजर्व्स सिर्फ ढाका में नहीं रखे जाते थे। उनका एक बड़ा हिस्सा रखा गया था न्यूयॉर्क फेडरल रिजर्व बैंक में। यानी अगर ढाका से स्विफ्ट पर कोई ट्रांसफर रिक्वेस्ट जाती तो न्यूयॉर्क फेड बैंक उसे प्रोसेस कर देता। और यहीं पर हैकर्स का मास्टर प्लान सेट था। तो पिक्चर की सेटिंग ये रही। एक तरफ डेवलपिंग कंट्री का बैंक जिसमें साइबर सुरक्षा की ढाल बेहद कमजोर थी। दूसरी तरफ दुनिया का सबसे सोफिस्टिकेटेड बैंकिंग नेटवर्क स्विफ्ट। और बीच में बैठे थे वो लोग जिनका नाम इतिहास में आने वाला था, एक ऐसे डिजिटल रॉबरी के मास्टरमाइंड के तौर पर जो आज भी इम्पॉसिबल हाइस्ट कहलाता है। जनवरी 2016 की ठंडी रातें ढाका पर छाई हुई थीं। बैंक की इमारत के अंदर हर चीज सामान्य दिख रही थी, लेकिन असली हलचल बाहर से नहीं, अंदर से शुरू हो रही थी, इनविजिबल दुनिया से। कई महीने पहले ही हैकर्स ने बैंक के कंप्यूटर्स को अपना टारगेट बना लिया था। उन्होंने फिशिंग ईमेल्स और मैलवेयर का इस्तेमाल करके धीरे धीरे बैंक के सिस्टम में एंट्री ली। ये एंट्री किसी अचानक धमाके की तरह नहीं थी, बल्कि ऐसे जैसे कोई चोर घर की खिड़की का ताला चुपचाप खोलकर अंदर आ जाए और कोनों में छिपा रहे। जैसे जैसे वक्त बीता, हैकर्स ने सिस्टम के अंदर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। उन्होंने स्विफ्ट सिस्टम की गहराई तक पहुंचने के लिए एक ऐसा मैलवेयर डिजाइन किया जो ट्रांजैक्शंस को मैनिपुलेट कर सकता था। मतलब, जब बैंक के कर्मचारी स्क्रीन पर ट्रांजैक्शंस देखते तो उन्हें सब नॉर्मल लगता, लेकिन पीछे से हैकर्स अपनी मनचाही कमांड्स भेज रहे थे। धीरे धीरे उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता गया। उन्होंने ढाका से लेकर न्यूयॉर्क तक कम्युनिकेशन की पूरी चेन समझ ली। उन्हें मालूम था कि किस दिन और किस टाइम पर ट्रांजैक्शंस होती हैं, कौन अप्रूव करता है और कौन फाइनल क्लियरेंस देता है। उन्होंने सिस्टम के हर छोटे से छोटे लूपहोल को नोट किया। फिर आई 4 फरवरी 2016 की रात, वही रात जिसने ग्लोबल बैंकिंग सिस्टम को हिलाकर रख दिया। ढाका में वीकेंड आने वाला था, यानी लोकल स्टाफ रिलैक्स मोड में था। लेकिन दूसरी तरफ न्यूयॉर्क फेडरल रिजर्व में सिस्टम काम कर रहा था, और यही हैकर्स का गोल्डन विंडो था। रात के अंधेरे में जब ढाका के बैंक स्टाफ घर जा चुके थे, हैकर्स ने अपने तैयार किए गए कमांड्स स्विफ्ट सिस्टम के जरिए भेजने शुरू किए।
उनकी डिमांड थी लगभग $951 मिलियन अलग अलग देशों में ट्रांसफर कर दो। सोचिए, इतनी बड़ी रकम कि अगर यह सफल हो जाती तो एक छोटे देश का पूरा सालाना बजट ही गायब हो जाता। एक एक करके ट्रांसफर रिक्वेस्ट्स भेजी गईं। डेस्टिनेशन था फिलीपींस और श्रीलंका के बैंक अकाउंट्स, और हर रिक्वेस्ट बिल्कुल ऑथेंटिक लग रही थी, जैसे किसी ऑथराइज्ड ऑफिशियल ने भेजी हो। बांग्लादेश बैंक के कंट्रोल रूम में बैठे लिमिटेड स्टाफ को कुछ भी अनयूजुअल नहीं दिखा। उनकी स्क्रीन्स पर सब कुछ सामान्य दिखाई दे रहा था। हैकर का मैलवेयर ट्रांजैक्शंस को छुपा रहा था, यानी चुपचाप अरबों डॉलर बैंक से बाहर जा रहे थे और अंदर किसी को भनक तक नहीं थी। लेकिन हैकर्स नहीं जानते थे कि उनकी एक छोटी सी गलती उनका सबसे बड़ा दुश्मन साबित होने वाली है। 4 फरवरी 2016 की वो रात थी जब ढाका में लोग अपने वीकेंड की तैयारी कर रहे थे। शहर की सड़कें शांत थीं और बांग्लादेश बैंक की इमारत अपनी खामोशी में डूबी हुई थी। लेकिन हजारों किलोमीटर दूर न्यूयॉर्क में फेडरल रिजर्व के सिस्टम्स में हलचल मच चुकी थी। हैकर्स ने ढाका से करीब $951 मिलियन की ट्रांसफर रिक्वेस्ट डाल दी थी। फेड का स्टाफ जब उन रिक्वेस्ट को देख रहा था तो शुरुआत में सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। मैसेजेस ऑथेंटिक दिख रहे थे, सिग्नेचर्स, कोड्स, ऑथराइजेशंस, हर चीज बिल्कुल वैसी थी जैसी जेन्युइन ट्रांजैक्शंस में होती है। और क्यों ना हो, हैकर्स महीनों से इसी दिन की तैयारी कर रहे थे। उन्होंने बांग्लादेश बैंक के नेटवर्क में मैलवेयर डालकर स्विफ्ट से जुड़ा हर छोटा बड़ा डिटेल निकाल लिया था। उन्हें मालूम था कि किस फॉर्मेट में रिक्वेस्ट जानी चाहिए, किस तरह के वर्डिंग नॉर्मली यूज होते हैं और अप्रूवल किस तरह पास होता है। रिक्वेस्ट एक साथ $1 अरब की नहीं थी। हैकर्स ने रकम को कई हिस्सों में बांटा, कुछ पेमेंट्स $20 मिलियन के, कुछ $30 मिलियन के। डेस्टिनेशन अकाउंट्स फिलीपींस और श्रीलंका के अलग अलग बैंक्स में खोले गए थे। प्लान यह था कि पैसा धीरे धीरे कई लेयर्स में फैलकर गायब हो जाएगा और कोई पकड़ नहीं पाएगा। न्यूयॉर्क फेड ने जैसे ही पहले बैच को देखा, उन्होंने उसे प्रोसेस करना शुरू किया। शुरुआती ट्रांजैक्शंस स्मूथली क्लियर हो गए। लाखों डॉलर फिलीपींस के अकाउंट्स में पहुंच भी गए। यह हैकर्स के लिए पहला ग्रीन सिग्नल था कि उनका प्लान काम कर रहा है। इमेजिन कीजिए एक इनविजिबल रॉबरी जिसमें चोरों ने न मास्क पहना, न बंदूक दिखाई, बस कोड्स और नेटवर्क्स का इस्तेमाल किया और अरबों रुपए चुपचाप गायब हो रहे थे। लेकिन फेट को कुछ और ही मंजूर था। उसी दौरान एक सस्पिशियस डिटेल सामने आया। एक ट्रांसफर रिक्वेस्ट श्रीलंका के एक एनजीओ अकाउंट में जानी थी। बेनिफिशियरी का नाम होना चाहिए था शालिका फाउंडेशन, लेकिन हैकर्स ने जल्दबाजी में इसे लिख दिया शालिका फाउंडेशन। बस एक ओ की जगह यू, एक मामूली टाइपिंग मिस्टेक। लेकिन बैंकिंग वर्ल्ड में यह एक रेड अलर्ट था। फेड का स्टाफ चौकन्ना हो गया। उन्होंने सोचा, इतना बड़ा ट्रांजैक्शन और बेनिफिशियरी का नाम ही गलत लिखा गया है, क्या यह जेन्युइन हो सकता है? उन्होंने तुरंत क्रॉस वेरिफिकेशन शुरू कर दी। बाकी पेंडिंग ट्रांसफर्स को भी होल्ड पर डाल दिया। अब हैकर्स के पूरे $1 बिलियन जैकपॉट पर शैडो पड़ चुकी थी। फेड ने तुरंत ढाका में बांग्लादेश बैंक से कॉन्फर्मेशन मांगा। लेकिन यहां कहानी में एक और ड्रामेटिक ट्विस्ट आया। ढाका में उस वक्त वीकेंड था। फ्राइडे और सैटरडे को बैंक बंद रहता है। स्टाफ एब्सेंट था। जब अर्जेंट क्वेरीज पहुंची तो कोई तुरंत जवाब देने वाला नहीं था। यह डिले हैकर्स के खिलाफ गया। फेड का सस्पिशन और गहरा गया। इस बीच जितनी रिक्वेस्ट्स पहले ही क्लियर हो चुकी थीं, उनका पैसा फिलीपींस के अकाउंट्स में पहुंच चुका था। बाकी सारे बड़े ट्रांजैक्शंस रोक दिए गए। फाइनल टैली ये बनी आउट ऑफ $951 मिलियन, करीब $81 मिलियन हैकर्स के हाथ लग पाया। बाकी लगभग $870 मिलियन फेड ने रोक लिया। सोचिए, अगर वो एक स्पेलिंग मिस्टेक न होती, अगर ढाका में स्टाफ अवेलेबल होता और तुरंत कॉन्फर्मेशन भेज देता, तो हैकर्स एक ही रात में $1 बिलियन के मालिक बन चुके होते। लेकिन किस्मत ने उनके रास्ते में एक छोटा सा पत्थर फेंक दिया और वही उनकी सबसे बड़ी दीवार बन गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब असली सस्पेंस शुरू होता है। ये $81 मिलियन जो सफलतापूर्वक बाहर निकला, वो कहां गया? ढाका से बाहर निकला वो $81 मिलियन अब कई छोटे छोटे हिस्सों में बंट चुका था। हैकर्स ने इसे ऐसे अकाउंट्स में भेजा था जो फिलीपींस के कमर्शियल बैंक्स में खोले गए थे। सब कुछ नॉर्मल दिखे, इसलिए अकाउंट्स बिजनेसमैन और शेल कंपनीज के नाम से बनाए गए थे। 7 और 8 फरवरी 2016 की रात जब ढाका में लोग वीकेंड के बाद ऑफिस लौट रहे थे, फिलीपींस में एक और खेल शुरू हो चुका था। आरसीबीसी, राइजल कमर्शियल बैंकिंग कॉरपोरेशन नाम के एक बैंक की ब्रांच में अचानक लाखों डॉलर के ट्रांजैक्शंस आने लगे। इतनी बड़ी रकम का अचानक आना अपने आप में अनयूजुअल था,
लेकिन लोकल स्टाफ को बताया गया कि यह पैसा रियल एस्टेट और इंटरनेशनल ट्रेड डील्स का हिस्सा है। पेपर वर्क भी पहले से तैयार था, सब कुछ परफेक्टली प्लान्ड था। बैंकिंग आवर्स के दौरान धीरे धीरे यह पैसा कई अकाउंट्स में डिस्ट्रीब्यूट हुआ और फिर शुरू हुआ मनी लॉन्ड्रिंग का सबसे बड़ा सर्कस कैसीनोस। फिलीपींस उस समय दुनिया के कुछ रेयर देशों में से था जहां कैसीनोस को एंटी मनी लॉन्ड्रिंग लॉ से छूट मिली हुई थी। यानी अगर कोई कैसीनो में करोड़ों डॉलर कैश या वायर से डाल भी दे तो उसे लीगली रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं थी। हैकर्स को यही लूपहोल चाहिए था। पैसा आरसीबीसी से निकलकर सीधे मैनिला और आसपास के बड़े कैसीनोज में पहुंचना शुरू हो गया। इमेजिन कीजिए, हाई सिक्योरिटी वॉल्ट से निकले डॉलर्स अब कैसीनो टेबल्स पर चिप्स में बदल रहे थे। रूलेट व्हील्स, बकारा टेबल्स और स्लॉट मशीन्स, यही नया डिस्गाइज था इस चोरी के पैसे का। कुछ हिस्से को करेंसी एक्सचेंज फर्म्स और शैडोवी बिजनेसमैन के हाथों कैश में बदला गया। वहां से यह पैसा चाइनीज ओरिजिन गैम्बलर्स और अंडरग्राउंड फाइनेंसियर्स के नेटवर्क में घुस गया। ट्रेसिंग इम्पॉसिबल होता जा रहा था। हर ट्रांसफर के साथ यह लूट और गहराई में चला जा रहा था। इस दौरान एक और ट्विस्ट आया। श्रीलंका वाला ट्रांजैक्शन जो स्पेलिंग मिस्टेक की वजह से होल्ड पर चला गया था, वहां भी सस्पिशन और इन्वेस्टिगेशन शुरू हो चुकी थी। इससे हैकर्स का बाकी नेटवर्क डिस्टर्ब हुआ, लेकिन फिलीपींस वाला चैनल स्मूथ चलता रहा। पैसा चिप टू चिप और अकाउंट टू अकाउंट होते हुए गायब हो रहा था। बाय मिड फरवरी आउट ऑफ $81 मिलियन लगभग $50 मिलियन कैसीनोज में घुल चुका था। बाकी पैसा छोटे फ्रैक्शंस में अलग अलग फर्म्स और अंडरग्राउंड नेटवर्क्स तक पहुंच गया। हैकर्स का प्लान साफ था। एक बार पैसा कैसीनोज में घुस गया तो ट्रेसिंग करना ऐसा होगा जैसे समुद्र से एक बूंद पहचानना। लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि यह चेस अब इंटरनेशनल हेडलाइंस बनने वाली है। प्रेस को भनक मिल चुकी थी और जैसे ही न्यूज बाहर आई, बांग्लादेश बैंक से करोड़ों डॉलर चोरी, पूरे ग्लोबल बैंकिंग सिस्टम में भूचाल आ गया। अब एफबीआई, इंटरपोल और फिलीपाइंस अथॉरिटीज इस पैसे की तलाश में लगने वाले थे। बांग्लादेश बैंक के अंदर अफरा तफरी मची हुई थी। जब स्टाफ सोमवार को ऑफिस लौटा और सिस्टम की जांच की तो धीरे धीरे सच सामने आया। स्क्रीन्स नॉर्मल ट्रांजैक्शंस दिखा रही थीं, लेकिन असल में रिजर्व से $81 मिलियन बाहर जा चुके थे। शुरू में किसी को यकीन ही नहीं हो रहा था कि इतने बड़े स्तर पर डिजिटल रॉबरी हो सकती है, लेकिन रिकॉर्ड साफ थे। पैसा ढाका से निकलकर फिलीपींस और श्रीलंका तक पहुंच चुका था। न्यूज मीडिया तक पहुंची और हेडलाइंस बनने लगी। बांग्लादेश बैंक लूजेस मिलियंस इन साइबर अटैक। अब प्रेशर सिर्फ बैंक पर नहीं था, बल्कि पूरे देश की इकोनॉमी पर था। यह सिर्फ एक फाइनेंशियल क्राइम नहीं, बल्कि नेशनल सिक्योरिटी इशू बन गया था। बांग्लादेश पुलिस की साइबर क्राइम यूनिट ने केस अपने हाथ में लिया, लेकिन यह क्राइम इतना बड़ा था कि जल्दी ही इंटरपोल और एफबीआई तक केस पहुंचा। क्यों? क्योंकि चोरी ढाका से शुरू हुई थी, ट्रांजैक्शंस न्यूयॉर्क फेड के जरिए गए थे, अकाउंट्स फिलीपींस और श्रीलंका में थे। यानी यह एक मल्टी कंट्री साइबर हाइस्ट बन चुका था। सबसे पहले फोरेंसिक एक्सपर्ट्स ने बांग्लादेश बैंक के सिस्टम की जांच शुरू की। वहां उन्हें ट्रेसेस मिले एक सोफिस्टिकेटेड मैलवेयर के, जो स्विफ्ट मैसेजेस को मैनिपुलेट करता था। यह मैलवेयर सिर्फ ट्रांजैक्शंस को सेंड नहीं करता था, बल्कि स्क्रीन्स पर फेक बैलेंसेस दिखाकर स्टाफ को भी कंफ्यूज करता था। साइबर सिक्योरिटी दुनिया ने पहली बार इतने एडवांस्ड अटैक का रियल लाइफ इस्तेमाल देखा। फिर एफबीआई ने अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू की। उन्होंने फ्लो ऑफ मनी ट्रेस करना शुरू किया, ढाका से फेड, फेड से फिलीपींस के आरसीबीसी बैंक और वहां से कैसीनोस तक। प्रॉब्लम यह थी कि वंस पैसा कैसीनोस में घुस गया तो उसका ट्रेल लगभग वैनिश हो गया। यही लूपहोल हैकर्स ने एक्सप्लॉइट किया था। बांग्लादेश की तरफ से एक हाई लेवल डेलीगेशन मनीला पहुंचा, जहां उन्होंने आरसीबीसी और कैसीनोस के ऑफिशियल से मिलकर जानकारी ली। वहां शॉक करने वाला खुलासा हुआ, पैसा बाकायदा बैंक ऑफिशियल्स की मदद से अकाउंट से निकाला गया था। आरसीबीसी की एक ब्रांच मैनेजर पर तो सीधे सीधे आरोप लगे कि उसने सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस पर जानबूझकर आंखें मुंह ली थीं। इस बीच इंटरनेशनल साइबर एक्सपर्ट्स ने एक और एंगल पकड़ा। मैलवेयर का कोडिंग स्टाइल और ऑपरेशन का तरीका बहुत हद तक उसी ग्रुप से मिलता था जिसने पहले सोनी पिक्चर्स पर साइबर अटैक किया था। यह ग्रुप था लैजरस ग्रुप, जिसके बारे में कहा जाता है कि वह नॉर्थ कोरिया से ऑपरेट करता है। एफबीआई ने अपनी रिपोर्ट में साफ लिखा, यह कोई ऑर्डिनरी हैकर्स का काम नहीं, बल्कि एक स्टेट बैक्ड साइबर ऑपरेशन था। जांच बढ़ी तो पता चला करीब $15 मिलियन अब भी रिकवर हो सकता है, क्योंकि वह कैसीनोस के बाहर ट्रेसेबल था। लेकिन बाकी पैसा, वह तो गैम्बलिंग चिप्स, अंडरग्राउंड डील्स और शैडो फर्म्स में गायब हो चुका था।
मीडिया में यह मामला इतना हाई प्रोफाइल बन चुका था कि दुनिया के हर बड़े फाइनेंशियल न्यूज़पेपर की फ्रंट पेज न्यूज यही थी। हेडलाइंस आ रही थी, द हाइस्ट दैट शुक द ग्लोबल बैंकिंग सिस्टम, बांग्लादेश बैंक रॉब्ड थ्रू साइबर स्पेस। जब दुनिया को यह पता चला कि एक छोटे से देश के सेंट्रल बैंक से $81 मिलियन चुपचाप निकलकर कसिनोज और अंडरग्राउंड नेटवर्क्स में वैनिश हो गए, तो हर देश के फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स के लिए यह एक वेकअप कॉल था। बांग्लादेश बैंक ने तुरंत इंटरनेशनल हेल्प मांगी। IMF, वर्ल्ड बैंक और कई साइबर सिक्योरिटी फर्म्स ने एडवाइजरी जारी की। हर जगह स्विफ्ट सिस्टम की सिक्योरिटी पर सवाल खड़े होने लगे। इस केस के बाद पहली बार यह मानना पड़ा कि फाइनेंशियल टेररिज्म सिर्फ गन्स और बॉम्ब्स से नहीं, बल्कि लैपटॉप्स और कोड से भी हो सकता है। किसी देश को इकोनॉमिकली क्रिपल करने के लिए अब फिजिकल हमला जरूरी नहीं, बस उसके सेंट्रल बैंक के सर्वर्स तक पहुंच बनानी है। बांग्लादेश बैंक की साख को बहुत नुकसान पहुंचा। ग्लोबल प्रेस में उसे दुनिया का सबसे केयरलेस सेंट्रल बैंक कहा गया। कई ऑफिशियल्स को रिजाइन करना पड़ा। ढाका सरकार ने इंटरनल इंक्वायरी बिठाई, लेकिन सच्चाई यही थी, पैसा जा चुका था। इंटरनेशनल लेवल पर भी रिपल इफेक्ट्स आए। अमेरिका, यूरोप और एशिया पैसिफिक के बैंक्स ने अपनी साइबर डिफेंस सिस्टम्स को अपग्रेड किया। अब सिर्फ फायरवॉल्स और पासवर्ड्स पर भरोसा नहीं किया गया। मल्टी लेयर्ड ऑथेंटिकेशन, कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग और AI बेस्ड फ्रॉड डिटेक्शन लागू किया गया। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव आया रेगुलेशन लॉज में। फिलीपींस, जो पहले कैसीनोज को मनी लॉन्ड्रिंग लॉ से छूट देता था, उसे इंटरनेशनल प्रेशर में आकर अपने कानून बदलने पड़े। अब कैसीनोज को भी सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस रिपोर्ट करना अनिवार्य किया गया। ग्लोबल बैंकिंग कम्युनिटी ने यह मान लिया कि साइबर हाइस्ट्स सिर्फ फाइनेंशियल क्राइम नहीं है, बल्कि जियोपॉलिटिक्स और नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े हुए हैं। यही वजह थी कि हर कंट्री ने अपनी साइबर कमांड यूनिट्स को और स्ट्रेंथन किया। FBI से लेकर इंटरपोल तक सबने साइबर डिविजन्स का विस्तार किया। और ढाका हाइस्ट की सबसे बड़ी लेगेसी यही रही, इसने दुनिया को यह दिखा दिया कि फ्यूचर वॉर्स और रॉबरीज जमीन पर नहीं, बल्कि साइबर स्पेस में लड़ी जाएंगी। यह केस आने वाली साइबर हाइस्ट्स का ब्लूप्रिंट बन गया। आज भी जब एक्सपर्ट्स इस केस को याद करते हैं तो कहते हैं, इट वॉज द रॉबरी दैट चेंज बैंकिंग फॉर एवर। 1980s और 90s में जब लोग हाइस्ट शब्द सुनते थे तो उनके दिमाग में फिल्मों जैसे सीन आते थे, नकाबपोश चोर, बैंक की तिजोरी, हथियार और भागती हुई गाड़ियां। लेकिन 2016 का बांग्लादेश बैंक साइबर हाइस्ट ने यह डेफिनेशन हमेशा के लिए बदल दी। यहां चोरों के पास न मास्क था, न बंदूकें। उनके हाथ में सिर्फ कीबोर्ड और एक अदृश्य वेपन, कोड की कुछ लाइंस। और उन कोड्स ने दुनिया के सबसे सिक्योर बैंकिंग सिस्टम को भी घुटनों पर ला दिया। इमेजिन कीजिए, एक छोटी सी स्पेलिंग मिस्टेक ने $1 बिलियन लूट को अधूरा छोड़ दिया। अगर हैकर्स वो गलती न करते तो शायद हिस्ट्री का सबसे बड़ा डिजिटल रॉबरी सफल हो जाती। लेकिन भले ही पूरा $1 बिलियन न गया हो, $81 मिलियन गायब कर देना भी कोई छोटी बात नहीं थी। आज भी वो पैसा कहां गया, किसके पास है, पूरी तरह किसी को नहीं पता। कुछ हिस्सा रिकवर हुआ, कुछ वापस लिया गया, लेकिन बाकी वो कैसीनोज की अंधेरी दुनिया और अंडरग्राउंड इकोनॉमी में हमेशा के लिए घुल गया। इन्वेस्टिगेटर्स ने लाजरस ग्रुप और नॉर्थ कोरिया का नाम लिया। साइबर एक्सपर्ट्स ने इसे डिजिटल वॉरफेयर कहा और बैंकिंग वर्ल्ड ने इसे द रॉबरी दैट चेंज्ड एवरीथिंग का नाम दिया, क्योंकि इसके बाद दुनिया के हर बैंक को मानना पड़ा कि अब चोर वॉल्ट नहीं, बल्कि सर्वर्स और नेटवर्क्स पर हमला करेंगे। बांग्लादेश बैंक साइबर हाइस्ट की लेगेसी यही है। इसने हमें सिखाया कि डिजिटल दुनिया में अमीरी और गरीबी, बड़े और छोटे देश सब बराबर हैं। कोई भी देश, कोई भी संस्था अगर साइबर सिक्योरिटी में चूक करे तो उसका पूरा खजाना पलक झपकते गायब हो सकता है। और शायद सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या आपके डिजिटल पैसों पर आपका भरोसा सच में सुरक्षित है, या कहीं कोई अदृश्य हैकर आपके अकाउंट की चाबी ढूंढने की कोशिश कर रहा है? क्योंकि इस नई दुनिया में रॉबरी हथियार से नहीं, बल्कि कोड से होती है।